Hello everyone. I hope all are keeping well and taking care of your health. क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाए रखें और साथ साथ में हम अपनी पढ़ाई को भी लेकर चलते रहें। तो बच्चों, मैं जो टॉपिक लेने जा रही हूँ वो है मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ 484 रागास फ्रॉम सिंगल थाट। यानी गणितानुसार हम एक थाट से 484 रागों को कैसे दिखा सकते हैं कि एक थाट से 484 राग बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को मैं कवर करने जा रही हूँ। तो बच्चों, इस टॉपिक तक पहुँचने के लिए मैं पीछे से कुछ चलूँगी ताकि एक चेन जो बन रही है, अगर वो चेन हमें क्लियर नहीं होगी तो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बहुत पीछे जाऊंगी, उल्टा चल रही हूँ। अभी मैं थाट राग कवर करते हुए सप्तक, स्वर, श्रुति, नाद, आंदोलन, ध्वनि, इस तरीके से हम ये पूरा ऑर्डर अटेंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं कवर करती हूँ ध्वनि को। आप सभी जानते हैं कि ध्वनि जो है संगीत का आधार है, ध्वनि ही संगीत का बेस है और ध्वनि का साधारण अर्थ है आवाज़। ध्वनि दो प्रकार की होती है। एक तो वो जो हमें सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हमारे कानों को कर्कश लगती है, तो वो ध्वनि जो है वो शोर की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। और दूसरी प्रकार की ध्वनि है जो हमें सुनने में अच्छी लगती है, हमारे कानों को मधुर लगती है और हमारे चित्त को प्रसन्न करती है, तो वो ध्वनि हम संगीत में ले सकते हैं। अब जो संगीत में प्रयोग होने वाली ध्वनि है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि वो ध्वनि कौन सी है और जो शोर में ध्वनि आती है वो कौन सी ध्वनि है। इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। हम बात करते हैं आंदोलन की। जब भी हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ टकराते हैं या कोई भी एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से टकराती है तो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, कंपन पैदा होती है हवा के कणों में। और जो हवा के कण वाइब्रेट करते करते हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो हमारा जो कान है उसको ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है, ध्वनि के रूप में उसको सुनता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी फिजिक्स की लाइन मैं बोलना चाहूँगी। When an object moves back and forth, it is said to vibrate. This vibration disturbs the air particles near the object and sets them vibrating, producing a variation in normal atmospheric pressure. The disturbance spreads, and when the pressure vibrations reach our eardrums, they too are said to vibrate. This vibration of our eardrums is translated by our complicated hearing mechanisms into the sensation we call sound. As we all know that the base of music is sound. तो ये साउंड के बारे में हमें फिजिक्स में मिलता है, वाइब्रेशंस के बारे में हमें फिजिक्स में मिलता है। अब बात आती है कि कौन सी ध्वनि संगीत उपयोगी है और कौन सी ध्वनि शोर कही जाए। तो बच्चों, इसको हम पेंडुलम के जरिए समझ सकते हैं कि मान लो जैसे घड़ी के पेंडुलम को आप ऑब्जर्व करते हो और वो पेंडुलम जब हिलता है तो वो अपनी मीन पोजीशन से यानी अपनी मूल अवस्था से वो एक तरफ जाएगा, एक एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वो यहाँ से वापस मीन पोजीशन पर आकर फिर वो दूसरी एक्सट्रीम पर जाएगा और फिर इस एक्सट्रीम से दोबारा मेन पोजीशन तक आएगा यानी मूल अवस्था में आएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, जब यहाँ से लेकर यहाँ गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो ये एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कहलाएगी। तो इस ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। और ये ऑसिलेशन और टाइम पीरियड, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि अगर ये टाइम पीरियड हर वक्त सेम रहता है यानी रेगुलर रहता है तो वो जो साउंड होगी एक नियमित साउंड कहलाएगी, नियमित वाइब्रेशन कहलाएगी, नियमित आंदोलन कहलाएगा। तो ऐसी जो साउंड है वो म्यूजिक में यूज होती है, संगीत में प्रयोग होती है। तो अब नेक्स्ट बात है स्थिर आंदोलन। स्थिर आंदोलन वो आंदोलन है जब यही आवाज
कुछ देर तक नंबर ऑफ वाइब्रेशंस सेम रहे तो ऐसी जो आवाज होगी वो स्थिर आंदोलन में काउंट होती है। अब हम इसी चीज को, पेंडुलम की चीज को, जैसे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट है, मान लो कोई तानपुरा है या सितार है, उसकी ये तार है, स्ट्रिंग है, तो इस तार को जब हम प्लग करते हैं या इस पे हम प्रहार करते हैं तो ये जो स्ट्रिंग है वाइब्रेट करनी शुरू हो जाती है, ऊपर नीचे आनी जानी शुरू हो जाती है। तो ये एक बार ऊपर गई, फिर अपनी यहाँ पोजीशन पे आई, फिर वही जो तार है वो नीचे गई, फिर एक बार अपनी पोजीशन में आई, फिर ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। यानी ये जो आंदोलन है, ये जो वाइब्रेशन है, ये जो कंपन है, ये कंपन आसपास के कणों में, हवा के कणों में वाइब्रेशन पैदा कर देता है और वो धीरे धीरे जो कणों की वाइब्रेशन है वो एक लहर बनती हुई हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। इसको हम एक और तरीके से क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो वो आप लहरें देखते हो कि एक लहर उठी, फिर दूसरी आगे तक गई, तीसरी आगे तक गई, तो आप देखोगे कि अगर तालाब में आपने पत्थर फेंका तो तालाब के किनारे तक आप लहरों को महसूस कर सकते हो, अपने आंखों से उनको देख सकते हो। लेकिन जो ध्वनि है जब हवा में वाइब्रेशन पैदा करती है, नो डाउट हम उसको देख नहीं सकते, पर वो सेंस इतनी माइन्यूट होती है कि हमारा कान उसको सुन लेता है, पहचान लेता है। अब हम आते हैं स्थिर आंदोलन। मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगी, स्थिर आंदोलन और नियमित आंदोलन, यानी रेगुलर वाइब्रेशंस और स्थिर आंदोलन मीन्स पीरियोडिक वाइब्रेशंस। अब रेगुलर वाइब्रेशंस कौन सी हैं, मैं फिर से एक बार आपको क्लियर करना चाहूंगी। रेगुलर आंदोलन, नियमित आंदोलन वो आंदोलन है जब तार कंपन कर रही है और एक सेकेंड में जो टाइम पीरियड है, एक सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है वो सेम रहता है, तो वो नियमित आंदोलन है। लेकिन स्थिर आंदोलन यानी पीरियोडिक वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन है जब यही आवाज कुछ देर तक परसिस्ट करती है और हमें कुछ देर तक सुनाई देती है। तो वही आवाज जो है, जो नियमित आंदोलन वाली है और स्थिर आंदोलन वाली है, यही आवाज जो है संगीत में संगीत के लिए उपयोगी है और हम इसी आवाज का संगीत में उपयोग करते हैं। अब हम आते हैं कि जैसे एक स्वर दूसरे स्वर से फर्क कैसे है, हम एक स्वर को दूसरे स्वर से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसके पीछे फिजिक्स क्या कहती है या हमें साइंस क्या कहती है, उसको हमें समझना होगा। अब आपने देखा कि जब कोई पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो जितना इसने टाइम लिया अपनी एक वाइब्रेशन पूरी करने में, तो वो टाइम पीरियड है, ठीक है। तो हम अगर ये मान के चले कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जितना हुआ, एक सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जितना हुआ उसको हम आंदोलन संख्या कहेंगे। मान के चलते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी आंदोलन संख्या हमारे किसी एक स्वर की डिसाइड हो जाती है और उसको डिसाइड करने के बाद हमारा अगला स्वर कैसे आएगा, अब उस पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी। मान लो सा की आंदोलन संख्या 240 है। अगर सा की आंदोलन संख्या 240 है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी तार एक सेकंड में 240 बार आंदोलन करती है और हम उसको सा मान लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो स्वर है वो रे कैसे बनेगा। रे तब बनेगा जब एक सेकंड में वही तार 270 बार आंदोलन करेगी। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल में ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सा की आंदोलन संख्या हमने 240 मान ली तो रे कब बनेगा। रे तब बनेगा जब वही तार एक सेकंड में 270 बार वाइब्रेट करती है। इसी तरीके से गा तब बनेगा जब वही तार एक सेकंड में
300 बार वाइब्रेट करती है। और इसी तरीके से और स्वरों की जो आंदोलन संख्या है वो निकलती आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे जो स्वर हैं वो फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, आंदोलन संख्या पर बेस्ड है। इसीलिए ध्वनि को समझना और आंदोलन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम अगले स्वर पे आते हैं माँ पे, और यही तार अगर 1 सेकेंड में 320 बार वाइब्रेट कर रही है तो वो माँ बनता है, और अगर 360 बार वाइब्रेट करती है तो वो पा बनता है, और 405 बार वाइब्रेट करने पर वो धा बन जाता है, और 450 बार वाइब्रेट करने पर वो नी बन जाता है। फिर से एक बार बताऊंगी कि अगर हमारे किसी इंस्ट्रूमेंट की तार 1 सेकेंड में 240 बार आंदोलन कर रही है तो वो सा मान लिया हमने, 270 बार करने पर रे होगा। अगर वही तार 1 सेकेंड में 300 बार वाइब्रेट करती है, 300 बार आंदोलन करती है, 300 बार आंदोलित होती है तो वो गा कहलाएगा। माँ की जो पिच है वो 320 वाइब्रेशंस पर सेकेंड होगी। पा की आंदोलन संख्या 360 बार होगी, और धा की 405 बार, और नी की 450 बार। अब तार सप्तक का जो सा है, हम इसको सा ही क्यों मानते हैं? ये भी हमारा सा है, ये भी हमारा सा है, क्योंकि इस सा की जो आंदोलन संख्या है इससे पूरी डबल हो जाती है, यानी 480 हो जाती है। इसीलिए हमने इसको भी सा बोला है, इसको भी सा बोला है। तो ये जो आंदोलन संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, दैट मीन्स के पिच जो है वो बढ़ रही है। तो जो पिच है यानी फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड हमारे स्वर को निर्धारित करती है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पा है वो इस आंदोलन संख्या से 1.5 गुना है, और जो हमारा तार सप्तक का सा है वो इस आंदोलन संख्या से पूरा डबल है। आपने देखा कि किस तरीके से जो आंदोलन संख्या है वो हमारे स्वरों को निर्धारित करती है। फिर से हम एक बार ध्वनि पे आते हैं कि ध्वनि कोई भी आवाज है, लेकिन ध्वनि 2 तरह की होती है, एक शोर होती है और एक संगीत उपयोगी ध्वनि है। अब हम आते हैं जो नाद क्या है। तो यहाँ से हमें समझ आया कि जो स्थिर आंदोलन है और नियमित आंदोलन है वो वाली जो ध्वनि है वो म्यूजिकल साउंड है, यानी वो वाली ध्वनि जो है वो नाद कहलाती है। तो यहाँ से ध्वनि से आंदोलन, आंदोलन से ध्वनि, और ध्वनि से हम नाद पर पहुंच जाते हैं कि जो संगीत उपयोगी ध्वनि है जो नियमित और स्थिर आंदोलन से उत्पन्न होती है वो ध्वनि नाद है, यानी म्यूजिकल साउंड है। तो नाद अनकाउंटेबल है, नाद असंख्य है। तो नाद असंख्य होने के कारण हर नाद को दूसरे नाद से डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से जो हमारे संगीतज्ञ थे, जो हमारे संगीतकार थे, उन्होंने इन असंख्य नादों में से 22 नाद चुन लिए जिनको कि उन्होंने श्रुति कहा। दैट मीन्स कि नाद तो असंख्य हो गए, लेकिन उनमें से कुछ आवाजें यानी 22 आवाजें ऐसी चुन ली गई जिनको कि हमारा कान थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाता है। नो डाउट ये जो 22 श्रुतियां हैं या 22 ध्वनियां हैं, इनको पहचान पाना थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है और कान को बहुत सूक्ष्म ध्वनियों को पहचानने की जरूरत है। लेकिन इन 22 श्रुतियों में से 12 ध्वनियां ऐसी चुन ली हमारे संगीतकारों ने जिनको कि हमारा कान यानी किसी भी व्यक्ति का कान इनको स्पष्ट तौर पर सुनने में सक्षम है। तो वो जो 12 ध्वनियां हैं उनको स्वरों का नाम दे दिया उन्होंने, और ये 12 ध्वनियां यानी 12 स्वर आप जानते ही हैं कौन कौन सी हैं, और उनकी जो आंदोलन संख्या है ये मैंने आपको बताई है। तो ये 12 ध्वनियां जो हैं सा, इसमें से सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर जो हैं शुद्ध स्वर कहलाए, ठीक है। लेकिन इनमें
5 ध्वनियां ऐसी हैं जो इनके बीच में फिट होती हैं, वो विकृत स्वर कहलाए। यानी सा के बाद आता है कोमल रे, कोमल रे के बाद आता है शुद्ध रे, शुद्ध रे के बाद आता है कोमल गा, कोमल गा के बाद आता है शुद्ध गा, फिर आता है शुद्ध मा, यहां पर आएगा तीव्र मा, फिर आएगा पा, पा के बाद आएगा कोमल धा, कोमल धा के बाद शुद्ध धा, शुद्ध धा के बाद कोमल नी, और फिर आएगी शुद्ध नी। इस तरीके से हम ध्वनि से नाद, नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर पर पहुंच गए। एक बार मैं आपको फिर से जो स्वर की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगी कि संगीत में के समस्त राग रचना स्वरों पर आधारित होती है। स्वर श्रुतियों से बनते हैं। श्रुति बहुत ही सूक्ष्म परंतु संगीत उपयोगी ध्वनि है। ऐसी सूक्ष्म ध्वनियां एक सप्तक में 22 मानी गई हैं। इन 22 ध्वनियों अर्थात श्रुतियों का परस्पर अंतराल यानी इनका जो आपसी इंटरवल है वो बहुत ही छोटा होने के कारण हमारा कान इन्हें नहीं समझ पाता। लेकिन इन सूक्ष्म ध्वनियों में से 12 नाद या 12 श्रुतियां ऐसी चुन ली गई जिनका परस्पर अंतराल कुछ बड़ा होता है, इनका आपसी इंटरवल बड़ा होता है और सुनने में क्योंकि ये आवाजें मधुर हैं तो इनको हम स्वर कहते हैं। श्रुतियों का परस्पर अंतराल कम होने के कारण इन्हें कुशल संगीतज्ञ ही अनुभव कर सकते हैं, परंतु स्वरों का अंतराल स्पष्ट होने के कारण एक साधारण संगीत प्रेमी भी इन्हें पहचान सकता है। इन 22 ध्वनियों में से 7 ध्वनियां चुनकर उन्हें शुद्ध स्वर का नाम दिया गया, जो जिनका नाम हमें ग्रंथों में षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद मिलता है और इनके बीच में विकृत स्वर स्थापित हैं जो मैंने आपको बताए, कोमल रे, कोमल गा, तीव्रमा, कोमल धा और कोमल नी। इस तरीके से 12 स्वरों के बारे में अब आप जान चुके हो। तो अब हम आते हैं सप्तक पर। तो हम जानते हैं कि 7 स्वरों के समूह को सप्तक का नाम दिया गया है और एक सप्तक में 12 स्वर हैं, 7 शुद्ध स्वर हैं और 5 विकृत स्वर हैं। लेकिन अब हम जाते हैं थाट पर। थाट भी एक स्वरों का समूह है, सिर्फ एक स्वरों का समूह है जिसको हम गाते नहीं हैं, लेकिन रागों की उत्पत्ति के लिए हम थाट को जानना चाहेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं थाट पर। तो थाट की डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से बुक्स में हमें मिलती है। 7 स्वरों के समूह को जिसमें 7 स्वरों का शुद्ध तथा विकृत कोई रूप हो, जरूर हो, जिससे राग की उत्पत्ति हो सके, थाट कहा जाता है। संस्कृत ग्रंथों में थाट को मेल कहा गया है। तो मेल और थाट एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो एक बार हम थाट के नियम, और क्योंकि थाट से रागों की उत्पत्ति होती है तो राग के नियम, इनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। थाट के नियम इस प्रकार है कि थाट 7 स्वरों का समूह होता है और जिसमें हमेशा 7 स्वर होते हैं, चाहे उसमें कोई विकृत या शुद्ध स्वर हो। 7 स्वर हमेशा क्रमानुसार मिलेंगे हमें थाट में और होने ही चाहिए क्रमानुसार। तो क्योंकि थाट का आरोह और अवरोह सेम ही रहता है, इसलिए थाट के आरोह और अवरोह दोनों का होना जरूरी नहीं है। चाहे आरोह हो चाहे अवरोह हो तो हमारा काम चल जाता है। थाट में एक ही स्वर के 2 रूप अर्थात शुद्ध और विकृत एक साथ नहीं आ सकते। ये हम जो एक नियम है ये उत्तरी संगीत पद्धति में ज्यादा मानते हैं कि हम एक ही थाट में 2 स्वरों के रूप, एक ही थाट में एक स्वर के दोनों रूप नहीं लेते। इसी तरीके से हम राग पर आते हैं। अब राग भारतीय संगीत का आधार है और भारतीय संगीत को अगर समझना है हमें तो हमें राग को ही समझना होगा। तो राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें 7वीं शताब्दी में पंडित मतंग द्वारा रचित बृहदेशी ग्रंथ में मिलता है। तो राग स्वरों तथा वर्णों की उस सुंदर रचना को कहते हैं जिससे श्रोताओं को आनंद की प्राप्ति होती है। और अब अगर हम राग के नियमों पर आए तो राग जो है,
राग के नियम इस प्रकार हैं कि राग में ज्यादा से ज्यादा 7 और कम से कम 5 स्वर हो सकते हैं, तो राग गाया या बजाया जा सकता है। राग की उत्पत्ति थाट से ही होगी। राग में स्वरों का क्रमानुसार होना जरूरी नहीं है। तो राग में आरोह और अवरोह हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आरोह में कितने स्वर लग रहे हैं, अवरोह में कितने स्वर लग रहे हैं, ये अलग अलग हो सकता है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद मुझे लगता है यहाँ पर मैं थोड़ा सा जाति के बारे में स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी। आप जानते हैं कि रागों की अलग अलग जातियां हैं, और मेन जो है मुख्य तौर पर 3 जातियां हम कह सकते हैं, संपूर्ण, षाडव, औडव। अगर किसी राग में 7 स्वर लग रहे हैं तो उसको संपूर्ण कहेंगे। अगर किसी राग में 6 स्वर लग रहे हैं तो उसको हम षाडव कहेंगे। अगर किसी राग में जब 5 स्वर लग रहे हैं तो उसको औडव कहेंगे। क्योंकि राग के आरोह अवरोह हम दोनों क्रमों को ध्यान में रखते हुए, तो अगर राग का आरोह संपूर्ण है, अवरोह संपूर्ण है, तो वो संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा। अगर किसी राग का आरोह में भी 6 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में भी 6 स्वर लग रहे हैं, तो षाडव जाति का राग कहलाएगा। अगर कोई राग जिसमें आरोह में भी 5 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में भी 5 स्वर लग रहे हैं, तो वो राग जो है औडव जाति का राग कहलाएगा। अब इन 3 कॉम्बिनेशन से, संपूर्ण, षाडव, औडव से हमारे और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि राग संपूर्ण जाति का जो राग है, या कोई राग सिर्फ आरोह में और अवरोह में उसके 7 स्वर लगे, षाडव जाति के राग में 6 स्वर लगे, औडव जाति के राग में 5 स्वर लगे। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि अगर आरोह किसी राग का संपूर्ण है, अवरोह उस राग का संपूर्ण है, तो वो संपूर्ण जाति का राग होगा। लेकिन अगर किसी राग के आरोह में 7 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में 6 स्वर लग रहे हैं, तो वो संपूर्ण षाडव जाति का राग कहलाएगा। अगर किसी राग में आरोह में तो 7 स्वर लग रहे हैं, लेकिन अवरोह में 5 स्वर लग रहे हैं, तो वो संपूर्ण औडव जाति का राग कहलाएगा। इसी तरीके से अगर राग के आरोह में 6 स्वर लग रहे हैं, लेकिन अवरोह में 7 स्वर लग रहे हैं, तो वो षाडव संपूर्ण जाति का राग होगा। अगर किसी राग के आरोह में 6 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में भी 6 स्वर लग रहे हैं, तो वो षाडव जाति का राग कहलाएगा। अगर किसी राग में आरोह में 6 स्वर लग रहे हैं और अवरोह में 5 स्वर लग रहे हैं, तो वो षाडव औडव जाति का राग कहलाएगा। इसी तरीके से अगर किसी राग के आरोह में 5 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में 7 स्वर लग रहे हैं, तो वो औडव संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा। इसी तरीके से अगर किसी राग के आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 6 स्वर लग रहे हैं, तो वो औडव षाडव जाति का राग कहलाएगा। इसी तरीके से अगर किसी राग में आरोह में भी 5 स्वर, अवरोह में भी 5 स्वर लग रहे हैं, तो वो औडव जाति का राग कहलाएगा। अब हमने आना है कि एक थाट से 484 यानी 484 रागों की रचना गणितानुसार हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं उन कॉम्बिनेशंस पर जो कि संपूर्ण और षाडव और औडव के साथ मिलकर अलग अलग आरोह अवरोह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। मान लीजिए किसी राग का आरोह संपूर्ण है और अवरोह षाडव है, तो षाडव जाति में अगर हम क्रमानुसार देखें कि एक बार हमने रे को वर्जित कर दिया, अगले कॉम्बिनेशन में हमने गा को वर्जित कर दिया, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने माँ को वर्जित कर दिया, फिर पा को वर्जित कर दिया, धा को वर्जित कर दिया, नी को वर्जित कर दिया, तो ये 6 कॉम्बिनेशंस हमें अलग अलग मिल सकते हैं षाडव जाति के। सा चूंकि हमारा बेस स्वर है, बेसिक नोट है, तो आधार है, इसको हम कभी वर्जित नहीं कर सकते,
क्योंकि सा के बेस पे ही हमारे बाकी सारे स्वर आधारित हैं। तो इस तरीके से रे को वर्जित करके फिर अगले क्रम में गा को, नेक्स्ट क्रम में हमने मा को, फिर अगले सीक्वेंस में हमने पा को, फिर धा को, फिर नी को वर्जित किया, तो हमारे पास ये 6 कॉम्बिनेशंस आ गए। अब यही अगर संपूर्ण राग, संपूर्ण आरोह है किसी राग का और उसको हम षाडव के किसी एक कॉम्बिनेशन से मिला दें, मान लो इसको एक कॉम्बिनेशन से मिला दिया, ये हमारा एक राग बन सकता है, यानी आरोह संपूर्ण हो गया, अवरोह षाडव जाति का हो गया। इसी तरीके से इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम अब इसके साथ मिला दें तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आरोह ये हो गया, अवरोह ये वाला हो गया। अब इस तरीके से इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम इसके साथ मिला दें, आरोह ये हो गया, अवरोह ये हो गया। सिमिलरली अब हमने ये कॉम्बिनेशन ले लिया, फिर ये कॉम्बिनेशन ले लिया, फिर ये कॉम्बिनेशन ले लिया, तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6, अगर आरोह संपूर्ण है, अवरोह हमने षाडव ले लिया, तो हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस आ गए। इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं ऑडव की तरफ। ऑडव में मैंने ये ऑलरेडी जो कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, सबसे पहले कॉम्बिनेशन में मैंने रे और गा को वर्जित कर दिया, तो ये ऑडव जाति रह गई। सा हो गया, मा हो गया, पा धा नी, 5 स्वर हो गए। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने रे और मा को वर्जित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में रे और पा को वर्जित कर दिया, उससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने रे और धा को वर्जित कर दिया, फिर मैंने रे और नी को वर्जित कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने छठे कॉम्बिनेशन में, ये हमारे 5 कॉम्बिनेशन हो गए यहाँ तक। छठे कॉम्बिनेशन में मैंने अब गा और मा को वर्जित किया है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने गा और पा को वर्जित किया है, उससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने गा और धा को वर्जित किया है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने गा और नी को वर्जित किया है। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस, 4 कॉम्बिनेशंस, 1 2 3 4 हमें और मिल गए। तो उसके बाद अब मैंने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में मा और पा को वर्जित कर दिया, फिर मैंने मा और धा को वर्जित कर दिया, फिर मैंने मा और नी को वर्जित कर दिया, यानी हर कॉम्बिनेशन में मैंने 2-2 स्वर वर्जित रखे हैं। अब सा रे गा मा के बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने पा और धा को वर्जित कर दिया, उससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने पा और नी को वर्जित कर दिया। अब लास्ट कॉम्बिनेशन बचा है जिसमें मैंने धा और नी को वर्जित कर दिया। तो ये 15 कॉम्बिनेशंस हमें मिल गए ऑडव जाति के। अब इसी तरीके से मान लो हमने संपूर्ण आरोह लेना है और अवरोह ऑडव जाति का लेना है, तो इसी तरीके से हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जैसे हमने षाडव के साथ बनाए थे। षाडव के साथ हमारी 6 कॉम्बिनेशंस आए थे, ऑडव के साथ इसी तरीके से आप करके देख सकते हैं, हमारे 15 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। संपूर्ण षाडव 6 कॉम्बिनेशन, संपूर्ण ऑडव 15 कॉम्बिनेशंस। तो बच्चों आपको कॉम्बिनेशंस ये समझ आ गए होंगे, संपूर्ण के, षाडव के, ऑडव के, कि मैंने किस तरीके से स्वरों को वर्जित किया है। षाडव से ये कॉम्बिनेशन बने, ऑडव से ये कॉम्बिनेशन बने। अब हम आते हैं कि टोटल कॉम्बिनेशंस अगर हम एक थाट से बनाएं तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो वही राग होंगे हमारे। मान लीजिए किसी हमने शुद्ध स्वरों का थाट ले लिया, बिलावल थाट। बिलावल थाट में 7 स्वर शुद्ध होते हैं, तो ऐसा जो राग है उसके आरोह में भी 7 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में भी 7 स्वर लग रहे हैं, तो संपूर्ण जाति का राग एक बनेगा। तो हमने संपूर्ण से एक ही राग बनता है, संपूर्ण से एक ही राग बनता है, तो वो 1 × 1 आ गया। लेकिन अब हमने देखा कि षाडव से 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं और संपूर्ण जाति से एक राग बनता है। तो षाडव जाति से अगर हमने संपूर्ण वाले आरोह को और अवरोह षाडव जाति का लेना है तो हमें 6 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो इस तरीके से हमें 6 राग मिलेंगे। इसी तरीके से अगर संपूर्ण आरोह है लेकिन अवरोह में 5 स्वर हैं,
तो चूंकि 15 कॉम्बिनेशन हमें अवरोह के मिलते हैं ऑर्डर के, तो हम 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 कॉम्बिनेशन मिल गए। अब हम आते हैं षाडव जाति पे। अगर आरोह जो है वो षाडव जाति का है, अवरोह संपूर्ण है, तो फिर से 6 और 1 हमें 6 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आरोह षाडव का है, अवरोह भी षाडव का है, तो ये कॉम्बिनेशंस हमें कितने मिलेंगे? आरोह मान लो ऐसे हो गया, अवरोह दूसरा ऐसे हो गया, तो ये एक राग बन गया। अब अगले आरोह में आरोह तो ये हो, लेकिन अवरोह हम ये ले लें तो वो दूसरा राग हो गया। इसी तरीके से आरोह ये ले लें, अवरोह ये ले लें, तो वो तीसरा राग हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आरोह में भी हम उलट कर देंगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो हमारे पास बनते हैं वो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 कॉम्बिनेशंस, 36 कॉम्बिनेशंस नए बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमने आरोह षाडव जाति का लेना है, अवरोह जो है औडव जाति का लेना है, तो आप देख रहे हो कि ऑर्डर में 15 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यानी आरोह अगर हम ये ले लेते हैं, अवरोह ये वाला ले लिया, तो ये एक राग बन गया। इसी तरीके से आरोह हमने ये ले लिया, अवरोह ये ले लिया, तो ये दूसरा। इसी तरीके से 15 ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। फिर अगर हम ये कॉम्बिनेशन इसके साथ ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। यानी षाडव औडव रागों के 90 कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे। इसी तरीके से अब हम आते हैं, अगर आरोह हमारा औडव हो, तो अगर आरोह औडव है और संपूर्ण हमारा अवरोह है, तो हमारे जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे 15 बनेंगे, क्योंकि औडव जाति में हमें 15 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आरोह औडव जाति का है, अवरोह षाडव जाति का है, तो हमें 90 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे फिर से। इसी तरीके से अगर आरोह भी औडव है, अवरोह भी औडव है, यानी यही कॉम्बिनेशंस, मान लो आरोह यही है फिर अवरोह यही हो गया, तो एक कॉम्बिनेशन मिल गया। अब हमने नेक्स्ट में आरोह ये ले लिया लेकिन अवरोह ये ले लिया, ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मिल गया। नेक्स्ट में ये आरोह रखा, ये अवरोह रखा, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मिल गया। तो इस तरह से अगर हम नए नए कॉम्बिनेशंस बनाएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से, हमारे 225 कॉम्बिनेशंस हमें औडव जाति से मिलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि अगर हम इनका टोटल करें तो 484 हमारे पास काउंट करके आ जाता है। आप काउंट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से पंडित वेंकटमुखी ने गणितानुसार एक थाट से 484 राग कैसे बनाए जा सकते हैं वो हमें समझाने की कोशिश की है। आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। कुछ और समझना है तो हम फिर किसी लेक्चर में जो हमारे डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।